हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो पहली हेडिंग है यहाँ पर कि विकास से कमजोर हो रहा तुष्टीकरण का जहर, ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी पूर्व की जितनी भी सरकारें हैं वो आतंकवाद और अपराध को बढ़ावा देती थीं। चुनाव के समय नेता घोषणाएं कर देते थे, पत्थर भी गाड़ दिए जाते थे, लेकिन बाद में कोई पूछने वाला तक नहीं होता था। पत्थर खो जाते और नेता गायब हो जाते थे। मगर आज देश देख रहा है कि मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। हमने 2019 में जो शिलान्यास किए उन्हें धरातल पर उतारा जा चुका है। 2024 में भी मेहरबानी करके कोई इन्हें राजनीतिक चश्मे से ना देखे। यह विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर तेज गति से आगे दौड़ रहा हूं और देश को भी तेज गति से दौड़ा रहा हूं। पूर्वांचल में दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी गई है। उत्तर प्रदेश जैसे विकास और बुलंदियों को छू रहा है। तुष्टीकरण का जहर कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ के लोगों ने दिखा दिया कि परिवारवादी लोग जिसे अपना गढ़ समझते थे उसे दिनेश यानी आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे एक नौजवान ने ढहा दिया है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। वे भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार 140 करोड़ की जनता है। उसके बाद इन्होंने कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें 3628 करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़ एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और ग्वालियर, महाराष्ट्र के पुणे, कोल्हापुर, पंजाब के आदमपुर और दिल्ली एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया जाएगा। 108 करोड़ रुपए से आजमगढ़ में बने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। और ऐसी कई परियोजनाओं का इसमें उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। बंगाल में सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस, नाम घोषित कर दिए गए हैं। विपक्षी INDIA को ठेंगा दिखाते हुए बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित पार्टी की जन गर्जन रैली के मंच से तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही अब कांग्रेस के साथ यहां गठबंधन की गुंजाइश खत्म हो गई है। उम्मीदवारों की सूची में पार्टी ने 26 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने 23 में से 7 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया है। राज्य के 2 मंत्रियों पार्थ भौमिक और विप्ल मित्रा सहित 9 विधायकों को टिकट दिया गया है। 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 42 में से 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। 5 बार के कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ तृणमूल के मुर्शिदाबाद जिले पर मुस्लिम बहुल बरहमपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा गया है। यह अधीर का गढ़ माना जाता है। वर्धमान दुर्गापुर सीट से पूर्व क्रिकेटर व पूर्व भाजपा सांसद कीर्ति झा आजाद को टिकट दिया गया है। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से आसनसोल से उतारा गया है। रैली में ममता ने कहा है कि विपक्षी इंडिया में शामिल उनकी पार्टी बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पंद्रह मार्च को मिल जाएंगे दोनों चुनाव आयुक्त। अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे से रिक्त चुनाव आयुक्तों के पदों पर नई नियुक्ति 15 मार्च तक हो सकती है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अरुण गोयल ने शुक्रवार सुबह इस्तीफा दे दिया था। अनूप चंद्र पांडे 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी अब दोनों
पदों के लिए पहले 5-5 नामों के 2 अलग अलग पैनल तैयार करेगी। सर्च कमेटी में गृह सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति चुनाव आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए 2 व्यक्तियों को नामित करेगी। चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री व लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। नामित व्यक्तियों को राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगी। अरुण गोयल के इस्तीफे के कारणों से संबंधित सवालों के जवाब में सूत्रों ने बताया कि उन्होंने संभवतः निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। भारत में बढ़ा चीता परिवार, कूनो में जन्मे 5 शावक। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में फिर खुशखबरी आई है। यहां चीता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों में से गामिनी पहली मादा है जिसने भारत की धरती पर शावकों को जन्म दिया है। इससे पहले नामीबिया से लाई गई ज्वाला ने 2 बार और आशा ने 1 बार शावकों को जन्म दिया था। अब कूनो में कुल 13 चीते शावक और 13 वयस्क चीते हो गए हैं। कुनबा बढ़ने पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर फोटो वीडियो साझा किए और खुशी व्यक्त की है। चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इनमें से ज्वाला चीता ने मार्च 2023 में 4 शावकों को जन्म देकर खुशखबरी दी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आईजीआई एयरपोर्ट का एकीकृत टर्मिनल 1 शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। आईजीआई एयरपोर्ट के एकीकृत टर्मिनल 1 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। अब यह एयरपोर्ट दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है जिनकी यात्री क्षमता 10 करोड़ प्रति वर्ष है। इसमें टर्मिनल 1 की हिस्सेदारी अब 4 करोड़ यात्री प्रति वर्ष की होगी, जो पूर्व की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है। समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि 10 वर्षों में देश ने उड्डयन क्षेत्र में कई तरह के चमत्कार देखे हैं। एयरपोर्ट की संख्या देश में अब 160 के आंकड़े को पार कर चुकी है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो यह सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित हो रहा क्षेत्र है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि एसबीआई के स्पष्टीकरण और अवमानना पर होगा विचार। सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों के हरेक चुनावी बॉन्ड का नकदीकरण करने का ब्यौरा देने में एसबीआई के 30 जून तक का समय मांगने के मामले को सोमवार की सुनवाई करेगा। चुनावी बॉन्ड की इस स्कीम को पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। इसके अलावा सर्वोच्च अदालत एसबीआई के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर भी सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ सोमवार को सुबह 10:30 बजे दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस पीठ में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पार्नीवाला और मनोज मिश्रा एसबीआई के खिलाफ उस अवमानना याचिका पर भी सुनवाई करेंगे जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक जानबूझकर सर्वोच्च अदालत के फैसले की अवमानना कर रहा है, इसलिए उसने सभी राजनीतिक दलों के चुनावी बॉन्डों का ब्यौरा 6 मार्च तक चुनाव आयोग को नहीं दिया है। 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे मोदी। देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपनी अहमदाबाद यात्रा के दौरान 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड, पिट लाइन, कोचिंग डिपो की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पटना, लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, लखनऊ देहरादून, रांची वाराणसी, खजुराहो दिल्ली समेत 10 रूटों पर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वह 50 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को अहमदाबाद में आश्रम भूमि वंदना करेंगे और साबरमती आश्रम स्मारक परियोजना के मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे। इस परियोजना पर 1200 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इस परियोजना का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं और
दर्शन को पुनर्जीवित करना है। साबरमती आश्रम को नया रूप दिया जाएगा। भारतीय समुद्रयान 2025 तक समुद्र तल की शोध के लिए होगा तैयार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत को अगले साल के अंत तक विज्ञानियों को समुद्रयान में 6 किलोमीटर नीचे समुद्र के अध्ययन के लिए भेजने में सक्षम होना चाहिए। भारत की गहरे समुद्र में मत्स्य 6000 का परीक्षण इस साल के अंत तक किया जा सकता है। रिजिजू ने कहा कि जब आप समुद्रयान के बारे में बात कर रहे हैं तो आप समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर की गहराई तक जाने के मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, जहां प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता है। परियोजनाओं की समीक्षा की है। इस साल के अंत तक विज्ञानियों को पहला परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए। इस मिशन की शुरुआत 2021 में हुई थी। इसमें 3 सदस्यों के दल को भेजने के लिए डिजाइन मत्स्य 6000 का उद्घाटन कर मध्य हिंद महासागर में समुद्र तल तक पहुंचकर शोध करना है। यह सेंसर और उपकरणों से सुसज्जित होगा। इसकी परिचालन क्षमता 12 घंटे होगी। आपात स्थिति में इसे 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। अब तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने गहरे समुद्र में सफल मिशनों को अंजाम दिया है। नौसेना के जहाज INS तीर ने 16 देशों के साथ किया युद्धाभ्यास। भारतीय नौसेना ने रविवार को कहा कि पहले ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के प्रमुख जहाज INS तीर ने सेशल्स में 16 मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ कैटलेस एक्सप्रेस 24 में भाग लिया है। गत 26 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजित अभ्यास में समुद्री अंतर्विरोध का संचालन, जब्ती प्रक्रियाओं और गोताखोर संचालन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अभ्यास का उद्घाटन सेशल्स के राष्ट्रपति ने भारत, अमेरिका और अफ्रीकन देशों के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया है। जहाज की मेजबानी अमेरिका की नौसेना की 6ठी फ्लीट के रियर एडमिरल केल्विन M फोस्टर ने किया है। उन्होंने समुद्री सहयोग और क्षेत्र में साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया है और भारतीय नौसेना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है। अभ्यास के समुद्री चरण में जहाज की VBSS टीम सेशल्स तटरक्षक जहाज LE विंजिलेट पर चढ़ी और बोर्डिंग संचालन प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया। पूर्व जज AM खानविलकर ने ली लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर ने रविवार को लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ ली है। यह पद 27 मई 2022 को पिनाकी चंद्र घोष की सेवानिवृत्ति के बाद से रिक्त था। जस्टिस खानविलकर 66 वर्ष के हैं और इन्होंने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में काम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। गत माह फरवरी के अंतिम सप्ताह में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पुणे में जन्मे खानविलकर हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। जस्टिस खानविलकर महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली शीर्ष अदालत की कई संवैधानिक पीठों का हिस्सा भी रहे हैं। खाद्य सामग्री पर जरूरी विवरण नहीं होने से दुकानदार पर 50,000 का जुर्माना। अक्सर छोटी छोटी दुकानों, विशेषकर गांव और कस्बों में स्थानीय स्तर पर निर्मित पैकेट बंद खाद्य पदार्थ बिकते हैं, जिनमें से ना तो निर्माता का नाम छपा होता है और ना ही निर्माण की एक्सपायरी डेट लिखी होती है। लोग प्रायः यह नहीं जानते हैं कि ये नियमों का उल्लंघन है और मिस ब्रांडिंग में आता है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला कोलकाता का था, जिसमें निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने दुकानदार को खाद्य अपमिश्रण निवारण कानून के उल्लंघन का दोषी माना है और 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। इस मामले में कोलकाता की एक दुकान में बिक रहे पैकेट बंद खाद्य पदार्थ शक्कर की चाशनी से बनी चीज को जांचने में उसमें कोई मिलावट नहीं पाई गई, लेकिन पैकेट पर निर्माण का विवरण, पता व निर्माण की तिथि न लिखी होने से दुकानदार को मिस ब्रांडिंग का दोषी माना गया और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती।
द्रमुक नेता ए राजा ने जैसा बयान दिया है वैसे थूल की तरह चुभते हैं। उच्चतम न्यायालय को ऐसे बयानों का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करनी चाहिए। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती असहनीय अपराध है। यह संविधान का भी उल्लंघन है। यह सब जानते हुए भी द्रमुक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला किया है। उन्होंने भारत माता के प्रति श्रद्धा को भी चुनौती दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपशब्द कहे, भारत के अस्तित्व से इनकार किया और भारत राष्ट्र ही नहीं है, यह एक उपमहाद्वीप है। इसके भीतर तमिल और मलयालम जैसे देश हैं। इसके पहले द्रमुक नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया आदि कहा था। राजा के बोल पहली बार नहीं बिगड़े हैं। उदयनिधि वाले विवाद के बीच उन्होंने सनातन धर्म की तुलना HIV और कुष्ठ जैसी बीमारियों से की है। उन्होंने तमिलनाडु को अलग देश बनाने के आंदोलन की धमकी दी थी। राष्ट्र और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाने, श्री राम और भारत माता को अपमानित करने जैसे कृत्य संविधान का अपमान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विख्यात पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत माता के संदर्भ में लिखा है कि मैं सभाओं में जाता हूं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भीड़ भारत माता की जय बोलती है। मैं पूछता हूं कि यह भारत माता कौन है? एक व्यक्ति कहता है जब यह भारत की पवित्र धरती है। मैं कहता हूं कि आप ठीक सोचते हैं, यही भारत माता है, किंतु भारत माता इससे भी ज्यादा है। ये पर्वत, नदियां, वन, हम, आप सब भारत माता हैं। पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक पूरा देश भारत माता के प्रति श्रद्धालु है। इन्हीं भारत माता की आराधना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में की गई है। देश की धरती को माता कहना वैदिक काल से भी पुराना है। वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्र जागरण का बीज मंत्र रहा है। भारत के भीतर कई देश नहीं हैं। भारत अमेरिका जैसा नहीं है जो राज्यों के परस्पर अनुबंध से अस्तित्व में आया था। भारत राज्यों के समझौते का परिणाम भी नहीं है। यह राज्य जो भारतीय संविधान का परिणाम है। राष्ट्र राज्यों के आकार में परिवर्तन के लिए अधिकृत है। यहाँ का संघीय ढांचा अमेरिकी संघीय ढांचे से भिन्न है। राज्यों को देश का संविधान का उल्लंघन है, मगर ए राजा राज्यों को राष्ट्र बता रहे हैं। संविधान संग्राम और उसके बाद भी कुछ वामपंथी तत्वों ने भारत को राष्ट्र नहीं माना है। भाषा और संस्कृति की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने संतोष बनाम मानव संसाधन मंत्रालय 1994 मामले में स्पष्ट किया कि सामाजिक सांस्कृतिक का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। न्यायालय की टिप्पणी है कि यद्यपि इस देश के लोगों में अनेक विभिन्नताएं हैं, वे गर्व करते हैं कि वे एक सामान्य विरासत के सहभागी हैं। वह विरासत संस्कृत की है। उल्लेखनीय है कि संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा बनाया था। गांधी जी गुजराती और अंग्रेजी के जानकार थे। उन्होंने लिखा है कि मेरी हिंदी कमजोर है, लेकिन मैं हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थक हूँ। तमिल, मलयालम, उड़िया आदि भाषाएं भारत का गौरव हैं। सभी भारतीय भाषाओं में संप्रेषण की शक्ति है। भाषा को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव आसन्न हैं। कांग्रेस सहित कई दलों ने इंडिया नाम का एक मोर्चा बनाया। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह राजा के बयानों के साथ है, क्या वह सनातन के विरुद्ध है, क्या वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले राजा के साथ हैं। इस स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। वैसे राहुल गांधी ने भी कुछ समय पहले राजा की ही तर्ज पर भारत को देश नहीं बल्कि राज्यों का संघ बताया था। ऐसे बयान सूल की तरह चुभते हैं। उच्चतम न्यायालय इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करे तो स्वागत योग्य होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है शिक्षा नीति में है पर्चा लीक का समाधान। शिक्षा व्यवस्था से बढ़ रही भ्रष्ट प्रवृत्तियां व्यवस्था की सीख को दीमक की तरह नष्ट कर रही हैं। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है लेखक, शिक्षक, सामाजिक सद्भाव और पंथ समरसता के क्षेत्र में कार्यरत जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। वे बताते हैं कि भारत को अपने युवाओं पर गर्व है। सारा विश्व उनकी सृजनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का लोहा मानती है। देश की तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, संचार तकनीक तथा वैज्ञानिक शोध के संस्थान
अनेक भारत देश के लिए ईर्ष्या के कारण बने हैं। यह सब भारत के भविष्य दृष्टा नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका है। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो देश के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति निर्मित कर रहे हैं। आज शिक्षा व्यवस्था में असामाजिक तत्व और भ्रष्ट प्रवृत्तियां लगातार बढ़ रही हैं और व्यवस्था की सीख को दीमक की तरह नष्ट कर रही हैं। इस पर विमर्श और त्वरित निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक हो गया है, अन्यथा स्थिति हाथ से निकलती जाती। पिछले दिनों हरियाणा के नूंह जिले में परीक्षा में नकल की योजनाबद्ध घटना सामने आई है। राजस्थान में भर्ती में पर्चा लीक होने के मामले में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 14 पुलिसकर्मियों को मिलाकर 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में 2019 के बाद प्रति वर्ष 3 पर्चे लीक हुए हैं, जिनमें 40 लाख युवा प्रभावित हुए हैं। भर्ती में पर्चा लीक के कारण 48 लाख युवाओं का निराश होकर ठगे से रह जाना किसी भी देश के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति कही जा सकती है। परीक्षाओं को कदाचार मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक मॉडल अधिनियम बनाया है। राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने भी इसके लिए कुछ ऐसे ही रास्ते अपनाए हैं। समस्या यह है कि किसी को इनके लागू होने के बाद भी स्थिति सुधरने का विश्वास नहीं है। नकल और पर्चा लीक के प्रकरण साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल है कि आज तक ऐसी किसी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई कि नकल और पर्चा लीक में बर्खास्तगी तुरंत होगी। ऐसे हर प्रकरण के लिए सर्वाधिक संपन्न विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी और अपराधियों को दंड 6 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। आज भी पर्चा लीक में संलग्न अपराधी अधिकारी अपनी जगह पर विद्यमान हैं, जनता के पैसों पर पल रहे हैं। अगर उनके अधिकार हैं तो जिन युवाओं के साथ धोखा हुआ है उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? यदि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नैतिकता, संस्कृति बोध, कर्तव्य निष्ठा, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण, सेवा के प्रति सम्मोहन और कार्य संस्कृति अनुकरणीय होंगे तो देश के स्कूलों के अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षित हो रहे युवा भी इनको ग्रहण और अनुसरण करेंगे। वे बाद में स्कूलों में वैसे ही कार्य संस्कृति निर्मित करने में सफल होंगे। यदि यहीं से देश को हर कार्य क्षेत्र में वैसे ही लोग मिलेंगे, यह कोई दूर की कौड़ी नहीं है, केवल राष्ट्र द्वारा निर्णय लेने की देरी है। जापान ने अपने पुनर्निर्माण में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों पर विश्वास कर देश में कार्य निष्ठा एवं कार्य संस्कृति के नए आयाम स्थापित कर दिए हैं। भारत भी इसे अपने ढंग से कर सकता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे यूरोप के 4 देश। पिछले 16 साल की मशक्कत के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि टेपा करने में सफलता हासिल कर ली है। समझौते के तहत EFTA अगले 15 साल में भारत में अनिवार्य रूप से 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां निकलेंगी। पहले 10 सालों में 50 अरब डॉलर के बाद के 5 सालों में 50 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। EFTA में यूरोप के 4 विकसित देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड व लाइकेटेंस्टीन शामिल हैं। समझौते पर वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व इन देशों के समकक्ष मंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 4 देशों से होने वाले भारत के कुल व्यापार में स्विट्जरलैंड की हिस्सेदारी 90% से अधिक है। बाकी की हिस्सेदारी में अन्य तीनों देश शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, टेस्ला के हिसाब से अपनी नीतियां नहीं बनाएगा भारत, पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अपनी नीतियों को अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला के हिसाब से नहीं बनाएगा। देश के कानून और शुल्क संबंधी नियम सभी इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरर्स को आकर्षित करने के लिए तैयार किए जाएंगे। टेस्ला भारत में आने से पहले एक शुरुआती शुल्क रियायत मांग रहा है, जिसमें उसे $40,000 से कम कीमत वाली कारों के लिए 70% सीमा शुल्क और अधिक मूल्य की कारों के लिए 100% सीमा शुल्क की भरपाई करने में मदद मिलेगी। गोयल ने एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार एक मजबूत ईवी पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत को समझती है, क्योंकि बैटरी से चलने वाले वाहनों के अधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ कच्चे तेल के आयात बिल में भी कटौती होगी।
एफपीआई ने 6100 करोड़ रुपए का किया है निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 6139 करोड़ रुपए डाले हैं। मजबूत आर्थिक वृद्धि, बाजार की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट के चलते एफपीआई के बीच भारतीय शेयरों का आकर्षण बना हुआ है। इससे पहले फरवरी में उन्होंने शेयरों में 1539 करोड़ रुपए डाले थे। वहीं जनवरी में 25,743 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। बीडीओ इंडिया के पार्टनर और लीडर मनोज पुरोहित ने कहा है कि पिछले महीने की तुलना में मार्च में एफपीआई का रुख अधिक सकारात्मक दिखाई दे रहा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर उम्मीद से बेहतर है, 8.4% पर रही है। इसके अलावा भारत की बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। 10 साल में 21 गुना बढ़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। भारत में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग मूल्य के लिहाज से पिछले 10 वर्षों में 21 गुना बढ़कर 4.1 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार के पीएलआई जैसे नीतिगत उपायों ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत अब अपनी कुल मोबाइल फ़ोन मांग का 97% स्थानीय स्तर पर तैयार करता है और चालू वित्त वर्ष 2023-24 में कुल उत्पादन का 30% निर्यात के लिए है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। जरदारी 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। कल इस न्यूज़ को हमने डिस्कस किया था। इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं नेतन्याहू, ये बाइडेन ने बोला है युद्ध की वजह से। इसको भी स्किप करेंगे। पीएम मोदी के चलते टला था यूक्रेन पर रूस का परमाणु हमला। रूस की ओर से वर्ष 2022 के अंत में संभावित परमाणु हमले को टालने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेहतर संबंध काम आए हैं। यह बात CNN की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने मॉस्को द्वारा संभावित परमाणु हमले को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंच और उनकी और अन्य की ओर से दिए गए सार्वजनिक बयानों से संकट को टालने में मदद मिली। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल एक शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह युद्ध नहीं, युग है। पंद्रह महीने में तीसरी बार विश्वास मत हासिल करेंगे नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड इस बार सत्ता में आने के बाद 15 महीने में तीसरी बार यानी कि 13 मार्च को संसद में विश्वास मत हासिल करने की योजना बना रहे हैं। 25 दिसंबर 2022 को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने प्रचंड ने हाल ही में नेपाली कांग्रेस से नाता तोड़ पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली CPN-UML के साथ गठबंधन किया है। प्रचंड की पार्टी CPN माओवादी सेंटर की संसदीय दल की बैठक में 13 मार्च को अपने सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए व्हिप जारी करने का फैसला किया है। तो ये आज का यानी 11 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।